नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु और एक नई कड़ी के साथ और एक नई समस्या के हल के साथ। नई तो क्या, समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी उसने क्या है, विकराल रूप ले लिया है। क्या ले लिया है? विकराल रूप ले लिया है। इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। अब ये क्या करने लगी है? ये समस्या जो है ये नरभक्षी हो गई है। क्या हो गई है? नरभक्षी। और नरभक्षी होने के साथ साथ भी ये क्या है, ये जो सीधे साधे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का भक्षण करने लग गई है। और जब ये विद्यार्थियों का भक्षण करने लग गई है तो कहीं ना कहीं शिक्षक को आगे आना पड़ेगा। तो मैं आज जो है आप सभी के लिए जो 40% की जो समस्या है जिसने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया है, उस समस्या का हल कैसा किया जाए उसके लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो बड़े ही साधारण तरीके से और आराम से मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ सीमित शब्दों में कि किस प्रकार आप इस 40% के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, इस चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा मैं पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा आपको कि ये है व्याख्याता परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र। वैसे तो मैं व्याख्याता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक कैसे प्राप्त करें उस पर बात करने वाला हूं, लेकिन यह बात केवल व्याख्याता परीक्षा के लिए न होकर आप इसको वरिष्ठ अध्यापक के लिए, आप इसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें 40% की बाध्यता है उसके लिए इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की। तो इसमें क्या आता है, देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और 1858 से लेकर 1919, 1919 से लेकर 1942 तक का भारत, ये सारी चीजें। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ, ये सारी हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री के बाद आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स आ जाती है, फिर मैथमेटिक्स आ जाती है, फिर आता है मेंसुरेशन, फिर आती है लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी आ जाती है, अंग्रेजी आ जाती है। अब मैं साथ साथ बात करता जाऊंगा कि हिंदी के भी 5 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न आते हैं और मेंटेबिलिटी के भी 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। मेंटेबिलिटी और मैथ जो है वो दोनों साथ ही रहती हैं। ये हैंग होने लग गया है, चल कोई बात नहीं, इसकी ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि इन सब में आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पाठ्यक्रम उठाइए। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम उठा लीजिए। पाठ्यक्रम उठा लिया, अब उसमें से बिंदु छांट लीजिए, ठीक है ना। टॉपिक जो है वो छांट लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको, टॉपिक जो टॉपिक के अंदर आपने क्या छांटना है, आपने छांटना है जो आपको क्या बात है, जो आपको आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं में से आपने देखना है, फिर आपने देखना है अंक भार। क्या देखना है? अंक भार। फिर आपने क्या करना है, कठिन टॉपिक अलग करने हैं। फिर आपने क्या करना है, सरल टॉपिक अलग करने हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, पाठ्यक्रम लिया। इससे पहले भी एक काम करना है, वो काम ये है, गत
परीक्षा की गलतियों का मूल्यांकन। एक बात। दूसरी बात कमजोरियों को लिखना। जो आपकी कमजोरियां रही हैं उनको लिख लीजिए। गत परीक्षा की गलतियों का मूल्यांकन, कमजोरियों को लिखना। एक बात, पाठ्यक्रम को इस तरह से लेना कि आपके 40% कवर हो सके। आपको 75 के 75 प्रश्न नहीं करने, ठीक है ना। आपको 75 से 75 प्रश्न नहीं करने, आपको 75 में से केवल 30 प्रश्न, और मैं कहूँ 30 का नहीं, आपने रखना है 35 प्रश्न का टारगेट। कितने प्रश्न का? 35 प्रश्न का टारगेट क्या रखना है? 35 प्रश्न, जिसमें से कट पिट के 5-7 कटे। इस प्रकार की 35 प्रश्नों का ऐसा सिलेबस हो जो आपका 100% कवर हो, चाहे कहीं से आ जाए। 75 पर जोर नहीं देना। हम क्या हर बिंदु पर जोर देते रहते हैं और आखिर में हमें बिंदु कोई याद नहीं रहता। एक ज्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना, ये आपने अच्छे से सोच लेना। क्योंकि लगभग आप किसी की वीडियो देख लेना, सब यही बताएंगे। कोई भी गाइड उठा लेना, 70-80% लगभग उसी में से आ जाता है, लेकिन हमें एक भी गाइड याद नहीं होती है। तो ज्यादा पाठ्यक्रम के, ज्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना। एक अच्छी सी ऑब्जेक्टिव किताब हो और एक सब्जेक्टिव किताब हो। सब्जेक्टिव किताब के अंदर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग के नोट्स चलेंगे, और जो मूल किताबें हैं वो एक आधी किताब लाके आप उसको सहायक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वो किताब आपके पास में पड़ी रहे। आपको कोचिंग के द्वारा बनाए गए नोट्स में से कोई बिंदु याद नहीं होता है तो आप उसको उसमें से देख सकते हैं, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा मैटर मिला है उस मैटर को एक वाइट पेज पर लिखकर उस नोट्स के अंदर चिपका सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद रहे वो कहाँ से किया। एक बात। और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं, और जुड़े जरूर, या तो कोचिंग से जुड़े या यूट्यूब किसी चैनल से जुड़े, ठीक है ना, और या किसी ग्रुप से जुड़े। जुड़ने का, कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पास करवा देंगे, वो नहीं है। कहने का मतलब उससे क्या आपका एक रूटीन बनता है। जो काम आप मुश्किल से कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। कोचिंग वाले क्या करते हैं? कोचिंग वाले जो मूल किताबें होते हैं उनको पढ़ती हैं, उनको पढ़कर उनमें से कुछ ऐसी चीज निकाल कर लाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होती है। एक बात, एक कोई इंसान किसी चीज को बार बार करता है तो उसको आसानी से याद करने का तरीका उसके दिमाग में बैठ जाता है, उसका सरलीकरण कर पाता है वो, और वही सरलीकरण आपको बना बनाया मिल जाता है। नहीं तो आप 5 बार पढ़ोगे तब आप उसको समझ पाओगे, उसका सरलीकरण कर पाओगे। इसलिए किसी न किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप कोई यूट्यूब की क्लासें हैं या कोई ऐप की क्लास है वो ज्वाइन कर लीजिए, किसी की भी ज्वाइन कर लीजिए। अब फिर कोई कुछ जो मैं कहना नहीं चाहूँगा, कुछ वो फफूंद जो है वो कहेंगे कोर्स बेचने। मैं कभी भी अपने क्लास के अंदर कोर्स के लिए कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन वो फफूंद जो है क्लास देखती तो है नहीं और कहती है कि कोर्स बेचना आ जाते हैं। अरे कोर्स कहाँ से? मैं एक बार भी कोर्स का नहीं कहता। मैं तो कभी ऐप की कोई फोटो ही नहीं लेके आता। मेरे तो जो वीडियो बनाता हूँ उनमें ऐप की फोटो नहीं होती है। तो कोर्स और कोई नहीं बेचता। कौन तुम्हारे जबरदस्ती घर आके कौन कोर्स दे के जाता है? किसी ने खरीदना तो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, ठीक है ना। यहाँ तो सस्ता मैटर मिल रहा है। जो काम तुम्हें दिल्ली जयपुर में जाके 6 महीने अगर तैयारी करोगे दिल्ली जयपुर में जाके, तो कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा आएगा, और वही सारी सुविधाएं, उससे बेटर सुविधाएं आपको 2-2, 3-3 हज़ार में टीचर घर पर उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे फिर भी कुछ खपती है, सभी को नहीं कह रहा, कुछ एक है, और उनकी बातों पर तुम लोग ध्यान भी नहीं दे। कोई अच्छा टीचर जो आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा है, उसका ऐप ज्वाइन करें। ज्वाइन कर लिया, वहाँ से उन क्लासों को देखें, और अगर उस टीचर की बुक्स आती है तो उसकी बुक्स ले, किसी दूसरे टीचर की बुक्स न ले, और उसके अलावा प्रमाणिक किताबें ले ले। अब उस बुक को पढ़ें, वीडियो को देखें, बुक को पढ़ें, और फिर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए प्रमाणिक किताब पढ़ें। प्रमाणिक किताब में जो भी एक्स्ट्रा बात लगती है वो उसके अंदर ऐड करें। लेकिन इस चीज़ को रेगुलर नहीं रखना है कि हर टॉपिक में आप प्रमाणिक किताब पढ़ने लग जाएं, तो भैया सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि सारी प्रमाणिक किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल होती है। प्रमाणिक किताब का तो मतलब है कि एक एक चीज़ पर एक एक किताब लिखी हुई है, आप कितना का पढ़ लोगे?
एक एक चीज़ पर एक एक किताब लिखी हुई मिल जाएंगी, एक एक बिंदु पर, तो आप कितना पढ़ लोगे, तो उस फेर में ना जाए, बस कुछ बिंदु जो आपके समझ में ना आए। एक और बीच में मैं फिर भूल ना जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि जीके जो होता है, जो करंट अफेयर होता है, उसमें क्या करते हैं, टीचर्स भी ऐसे ही बताते हैं और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि आखिरी 6 महीने का पढ़ना है, इसलिए हम आखिरी 6 महीने ही जीके पढ़ने लगते हैं। नहीं, आप पहले से ही, मैं कह रहा हूँ व्याख्याता की तैयारी करने वाले परीक्षा उसका इंतजार न करें, आज से ही करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि आज से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपका उसके साथ तारतम्य हो जाता है। कहने का मतलब है कि आज का करंट अफेयर आएगा तो नहीं, लेकिन आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन सी योजनाएं, किस प्रकार की योजनाएं बनती है, कौन कौन से मंत्री होते हैं, कौन कौन से विभाग होते हैं, कौन सा विभाग किस प्रकार से काम करता है, कौन से विभाग से किस प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल में खेल रहे हैं और वो किस प्रकार के पुरस्कार जीत रहे हैं, इनमें टॉपर खिलाड़ी कौन सा है, नॉर्मल खिलाड़ी कौन सा है, कौन सा खिलाड़ी पुरस्कार जीत सकता है और पुरस्कार जो है किस किस को मिल रहे हैं, कौन पूरे देश के अंदर कौन क्या कर रहा है, उनके बारे में एक थ्योरी बन जाती है। फिर ये सारी चीज़ें आपको पहले से याद हो जाती है। फिर 6 महीने का जब आता है तो कहीं न कहीं, क्योंकि जीके में करंट अफेयर में क्या होता है, अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और वहाँ कंडीशन ये होती है कि वो घुमाकर पूछ लेते हैं, हमारे समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहले से जब तैयार होते हैं तो आखिरी समय में हम केवल नाम याद कर पाते हैं। कुछ लोगों को यही पता नहीं होता कि टेबल टेनिस के अंदर कौन से खिलाड़ी है, कौन कौन से खिलाड़ी, उनके नाम क्या है, उनको नाम याद करने पड़ते हैं। बहुत से लोगों की ये कंडीशन है कि फुटबॉल का खिलाड़ी, टेबल टेनिस का, कबड्डी का, अन्य जितने भी गेम है और तरह तरह के ये जो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, इनमें भी खेल होते हैं, इनमें भी पुरस्कार होते हैं, राज्य स्तरीय होते हैं, जिला स्तरीय होते हैं और इंटरनेशनल होते हैं। ये सारे इन गेमों में कुश्ती है, कबड्डी है, ताइक्वांडो है, तीरंदाजी है, भाला फेंक है, इनके अंदर कौन कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है। इनके नाम याद नहीं रहते, वहाँ नाम याद रह जाते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि ताइक्वांडो में किसने गोल्ड मेडल जीता था, तो वहाँ हम देखते हैं वो नाम सारे पता होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इनमें से ताइक्वांडो का कौन सा था, तीरंदाजी का कौन सा था। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से याद हो जाती है, तो फिर हमें आखिरी 6 महीने में वो चीज़ें याद करनी आसान होती है। मेरी बात अगर मानते हो तो अभी से करंट अफेयर पढ़ने लग जाओ, रेगुलर पढ़ने लग जाओ और अखबार भी पढ़ने की रेगुलर आदत डालो। ये डालो कि आधा घंटा आपने अखबार पढ़ना ही पढ़ना है रोजाना, चाहे कुछ हो जाए, आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप अखबार पढ़ो, ठीक है ना। एक खेल पृष्ठ जो होता है वो किसी को नहीं आता, तो वो खेल पृष्ठ जरूर पढ़े। ये करंट अफेयर की बात थी। अगर आपने पास होना है, 40% क्लियर करने हैं, तो करंट अफेयर को आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, आज से ही। और आप मुझे याद करोगे उस दिन, जिस दिन आएगा आपको लगेगा कि करंट अफेयर्स के आप सारे करके आए हो और सिर्फ करंट अफेयर की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर आता है जो आपको आते हैं, आपने टॉपिक काउंट करने जो आपको आते हैं। आपने टॉपिक कर लिए, ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, इसमें से 1 नंबर भी कहीं से नहीं जाने दूंगा, या इसको मैं अच्छे से तैयार कर लूंगा क्योंकि ये मुझे 80-90% आता है, 10-1% और करके इसको ओके कर लूंगा। अब उनके अंक बार काउंट कीजिए, अंक भार काउंट कीजिए कि वो कितने प्रश्न उसमें से आते हैं। आपने मान लो काउंट किए कि 28 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। कितने प्रश्न आ जाएंगे? 28 प्रश्न। कितने प्रश्न? 28 प्रश्न आ जाएंगे। अब आपने देखा कि आपको जो आता था 28 वाले तो आते हैं, लेकिन आपका टारगेट क्या है? 35 का। अब 7 और लेने हैं, तो 7 में से आप कुछ कठिन टॉपिक या सरल टॉपिक देखो कोई बचा है तो सरल टॉपिक में से आपको जो आता है वो उठाओ। आपको ऐसा लगा कि इसमें से 5 आ जाते हैं तो 5 यहाँ से उठाओ, 2 यहाँ से उठाओ, 5 और 2 7 और 28 और 7 कितने हो गए? 35। ये तो हो गया आपके 35 का टारगेट। अब आपने क्या करना है कि जो सरल टॉपिक है, इस सरल टॉपिक को कोशिश करनी है कि पढ़ पाओ, ठीक है ना, इसको नहीं छोड़ना। ये सारे के सारे बिंदु आप पढ़ेंगे। और फिर बात रही कठिन टॉपिक, जो आपको भयंकर कठिन लगते हैं उनमें क्या कीजिए, उनमें कुछ एक पेज का एक टॉपिक बना लीजिए। एक पेज का बड़ा टॉपिक है, उसके एक पेज के उसके बारे में चीज़ें लिख लीजिए। एक पेज में मुख्य बातें उसमें लिख लीजिए। कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो सारी की सारी उसमें एक पेज में लिख लीजिए, चाहे वो 10 पेज में, चाहे वो 50 पेज में, आपने उसको एक पेज में लिखना है। एक पेज में लिख लिया। अब उनको जो भी 5 या 10 टॉपिक है वो 10 पेज में आ जाएंगे। अब उनको रोजाना एक 15 मिनट रख लो कि इन 15 मिनट में मैंने स्पीड से एक बार पढ़ना है, याद रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। स्पीड से आपने उन टॉपिकों को पढ़ देना है। 10 पेज बना लो 10 टॉपिक के यहाँ से, ठीक है ना। ये सारे काम आप कर लोगे तो
तो आपको 40% से कोई नहीं रख सकता। और पहला मकसद आपका यही है 40%, क्योंकि अब इसमें कोई दौरा नहीं है कि 40% लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रणनीति के साथ चलोगे। जो पुरानी रणनीति है अब हमें बदलनी पड़ेगी, उस रणनीति से हम नहीं चल सकते। हम उसी रणनीति से चल रहे हैं। 2 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि व्याख्याता की तैयारी करने वाले सब्जेक्ट पर पकड़ रखते हैं, वो सब्जेक्ट का लालच रहता है। दूसरा यह है कि हमारा मोह रहता है, हमें सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, हमें जीके पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते, हमें कठिन लगता है, हम सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं बार बार, और वही कारण है कि कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं इसके अंदर। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करना, कमेंट अवश्य करना, और साथ में हम सभी को 40% का विरोध करना चाहिए। जो भी साथी इसका विरोध करना चाहते हैं, इस पर एक वीडियो फिर से बनाएंगे 40% के विरोध के लिए। आप एक कमेंट अवश्य करें जो भी साथी 40% का विरोध करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 40% रखने हैं तो जो विषय है उसमें रखिए, लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र में 40% न रखिए, और रखना है तो इस प्रकार का पेपर मत बनाइए। बच्चों के साथ इतना कुठाराघात मत कीजिए। इतने सारे बच्चे हैं, कठिन हो, सरल पेपर दे दोगे तो क्या हो जाएगा। सरल का मतलब एक ऐसा पेपर हो जैसे नेट का पेपर आता है, कितना संतुलित आता है पेपर, ठीक है ना, कितना संतुलित पेपर आता है। तो इस प्रकार संतुलित पेपर बन क्यों नहीं सकता, बन सकता है, लेकिन बना नहीं चाहते। तो जो भी साथी 40% का विरोध करना चाहते हैं वो कमेंट अवश्य करें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत।